B.Ed सेकंड सेमेस्टर कंपल्सरी पेपर थर्ड यूनिट 4 इंटेलिजेंसी पार्ट 8। अब हम आपको आज चर्चा करेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में। थोड़ा टिपिकल है, इसे कंसंट्रेट दिमाग से अगर आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे। और ये बुद्धि जो पढ़ रहे हैं इसमें यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम की परीक्षा तैयारी कर रहे हो तो है ही है, टीईटी और सीटेट की परीक्षाएं जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी यह बुद्धि चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको गंभीरता से आप लें। आइए थोड़ा बुद्धि परीक्षण के इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। यद्यपि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बुद्धि परीक्षण के क्लासिफिकेशन से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानें, थोड़ा सा आपकी रुचि और बढ़ाते हैं। बुद्धि के प्रारंभिक परीक्षण का जन्म प्रयोगशाला के अनुसंधानों तथा प्रयोगों के फलस्वरूप हुआ। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन में एक स्थान है, उसका नाम है लिपजिंग नामक स्थान पर आहूत हुई थी, जर्मनी में। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक सर फ्रांसिस गॉल्टन ने अपने सुझाव प्रस्तुत किया था। यद्यपि उन्होंने कोई परीक्षण तैयार नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अपने सुझाव दिया जो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और बुद्धि परीक्षण के आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी अहम भूमिका मानी जाती है। अमेरिका में सन 1890 में जेके मैककेंटल ने मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक एक किताब प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने परीक्षण के आधार पर कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया और उस परीक्षण में उन्होंने तमाम चीजों का, जैसे प्रक्रिया की गति, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऐन्द्रिक तीक्ष्णता, सेंसरी एक्टिविटी, इसमें जैसी तमाम एकाकी परीक्षण उन्होंने तैयार करके अपने पुस्तक में प्रकाशन में लाया। सन 1900 में बिने साइमन ने एक बुद्धि परीक्षण, ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के अध्ययन में लगे हुए बुद्धि परीक्षण यानी टेस्ट को तैयार किया। इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में एक गवेषणा समिति पेरिस में बुलाई गई, जिसका उद्देश्य ऐसे अल्पबुद्धि के बच्चों का पता लगाना था जो स्कूली शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ थे। इसमें बिने ने 3 से 15 वर्ष तक के बालकों की परीक्षा की एक प्रश्नावली तैयार किया। जो विद्यार्थी इस प्रश्नावली का हल दे सके उन्हें सामान्य बुद्धि स्तर का माना गया और जो हल नहीं दे सके उन्हें मंद बुद्धि का माना गया और जिनका एक भी उत्तर गलत नहीं था उन्हें तीव्र बुद्धि का माना गया। बिने साइमन के बाद वेक्सलर बुद्धि परीक्षण आया 1939 में। डेविड वेक्सलर ने बड़ा महत्वपूर्ण अनुसंधान करके टेस्ट तैयार किया। इसमें इन्होंने अपने परीक्षण में सूचना समझने की शक्ति, गिनती संख्या, आगे पीछे की स्मरण करने की शक्ति, समानताओं का बोध परीक्षण, गणितीय तर्क शक्ति परीक्षण, चित्रों को नियमित ढंग से रखने का परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, वास्तु संयोजन टेस्ट, अंक चिन्ह
टेस्ट, इस प्रकार से तमाम चीज़ें रख करके उन्होंने अपना एक परीक्षण तैयार किया। इस प्रकार से पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देश के मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण किया और उसकी एक प्रश्नावली तैयार किया। भारत में, जिस देश में हम आप रहते हैं, आइए थोड़ा सा इस देश की भी चर्चा कर ले कि भारत में बुद्धि परीक्षाओं का विकास कब हुआ, कैसे हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में बुद्धि परीक्षाओं का विकास अभी हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ। इस देश में बुद्धि परीक्षण करने का प्रयास डॉक्टर C.H. राइस ने किया था। उन्होंने सन 1921 में हिंदुस्तानी विनय निष्पादन परीक्षण प्रकाशित किया। ये उनके टेस्ट का नाम था, हिंदुस्तानी विनय निष्पादन परीक्षण। यह परीक्षण विनय परीक्षण पद्धति पर आधारित था। पंजाब में 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के 1070 विद्यार्थियों को परीक्षित करके परीक्षा के लिए सामान्य मानक तैयार किए गए थे इस परीक्षण में। बाद में सन 1927 में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद के भारतीय वातावरण के अनुकूल कुछ शाब्दिक समूह परीक्षण प्रकाशित हुए। इनको प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण के नाम से पुकारा गया। इसका प्रकाशन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में किया गया। कुछ परीक्षाएं और परीक्षण सामग्रियां भारतीय बालकों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे। सन 1982 में संघीय क्रिश्चियन परीक्षण कॉलेज अशाब्दिक समूह परीक्षण प्रमाणीकृत की गई। इसका निर्माण टी.सी. विकारे और ए.एम. ड्रेवर ने किया था। इसके बाद जो निष्पादन परीक्षण बनाए गए उनमें बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हमारे कॉलेज की B.Ed की मनोविज्ञान प्रयोगशाला में रखा भी है डॉक्टर भाटिया का निष्पादन परीक्षण समूह। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो इस समय भारतवर्ष के लगभग सभी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। इसमें अलेक्जेंडर द्वारा निर्मित निष्पादन परीक्षा समूह के आधार पर 5 प्रकार के भारतीयकृत परीक्षण बनाए गए हैं। जैसे पहला है कोहज ब्लॉक डिजाइनर, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। इस प्रकार से एक है CIE शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षा, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षा। एक दूसरा भी है शाब्दिक बौद्धिक परीक्षा, जो 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के बालकों के लिए है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण का मैंने जो इतिहास समझा है, जाना है, वो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। अब बुद्धि परीक्षण पढ़ने के लिए मुख्य रूप से, चूंकि इसमें महती भूमिका बिने साइमन परीक्षण का है। बिने साइमन परीक्षण के बाद अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया, लेकिन बेस उसी को माना जाता है। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग होता है, कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिनमें
वाचिक परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग होता है उनमें वाचिक उनको परीक्षण कहा जाता है, उसे अंग्रेजी में वर्बल टेस्ट कहा जाता है। और कुछ में क्रियात्मक परीक्षण होता है, अवाचिक होता है, उसको नॉन वर्बल टेस्ट या उसको परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार बुद्धि परीक्षणों को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो उसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण क्लासिफाई करेंगे इसको आप तो एक शाब्दिक हुआ, दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक के 2 भाग, वैयक्तिक और सामूहिक। अशाब्दिक के 2 भाग, वैयक्तिक और सामूहिक। चलो अब इसे हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। नंबर 1, शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण यानी ऐसा परीक्षण जिसमें शब्द हो और यानी वैयक्तिक, इसे हम इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण। इसकी विशेषताएं होती हैं। इसकी कुल 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, इन्हें एक साथ एक ही व्यक्ति पर लागू किया जाता है। नंबर 2, इसमें भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि जो विषयी है यानी जो जिस पर टेस्ट हो रहा है वो साक्षर हो, निरक्षर व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता है। साधारण तौर पर ऐसे परीक्षणों में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, विषयी को उसका उत्तर देना पड़ता है। एक प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, उनमें से एक उपयुक्त उत्तर विषयी को चुनना पड़ता है। यह काम उसे एक निर्धारित समय के अंदर करना पड़ता है। इस प्रकार के परीक्षण के जो उदाहरण हैं, नंबर 1 विने-साइमन मानदंड, दूसरा है स्टैनफोर्ड विने मानदंड, तीसरा है बैक्सलर बुद्धि परीक्षण, चौथा है मेरिल पामर परीक्षण, 5वां है डिमिंटो सीटा प्री स्कूल। इन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग इस प्रकार से शाब्दिक वैयक्तिक रूप में किया गया है। इसमें दोष होता है। क्या क्या दोष है इस परीक्षण का? इस परीक्षण के निम्न दोष पाए जाते हैं। नंबर 1, यह बुद्धि परीक्षण केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जिनको उस भाषा का ज्ञान हो जिसमें परीक्षण का निर्माण हुआ है, और लोगों पर यह लागू नहीं किया जा सकता। तो यह एक प्रकार का दोष है। दूसरा दोष है कि इस परीक्षण के लिए प्रशिक्षित और कुशल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ती है। और इस परीक्षण का जो सबसे प्रमुख दोष है वो ये है कि इसमें समय बहुत लगता है। नंबर 2, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। इसमें परीक्षण के अंत में परीक्षक एक की के सहारे सभी रिक्त पत्रों को लब्धांक निकालता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में एक साथ अनेक व्यक्तियों की बुद्धि की जांच होती है। सभी व्यक्तियों को एक तरह से रिक्त पत्र यानी जिसको हम ब्लैंक शीट कहते हैं दिए जाते हैं, और सभी को एक ही समान अनुदेश दिया जाता है। परीक्षण के अंत में परीक्षक एक कुंजी के सहारे सभी रिक्त पत्रों के लब्धांक को निकालता है। 1917 में सैनिकों को सेना में भर्ती करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता पड़ी थी इस देश में। प्रथम विश्व महायुद्ध के प्रारंभ होने के पहले ही अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बुद्धि परीक्षणों का निर्माण प्रारंभ किया था।
जिनका प्रयोग व्यक्तियों के समूह पर किया जा सके। इस समय के दो प्रमुख परीक्षण निर्मित हुए थे, जिनका नाम है आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा का प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया गया और आर्मी बीटा का प्रयोग निरक्षर लोगों पर किया गया। ये टीटी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व महायुद्ध के इन सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की सफलता के परिणाम स्वरूप द्वितीय महायुद्ध के समय कुछ अन्य परीक्षणों का भी निर्माण किया गया। जैसे पहला है एनजीसीटी, नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा। दूसरा है एजीसीटी, वायुसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा। इसमें समय कम लगता है, इसके लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सब के बावजूद भी शाब्दिक सामूहिक परीक्षण में कुछ दोष भी हैं, उसे लिख लें। दोष नंबर 1, समूह में बैठाकर जब विषयी की बुद्धि की जांच होती है तो परिस्थिति विशेष का नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। फलस्वरूप विषयों के उत्तरों पर अन्य कई बातों का भी प्रभाव पड़ता है। पहला दोष है। दूसरा, इससे समय यानी इस परीक्षण को जब विषय संपादित करता है तो इसमें नकल करने की प्रवृत्ति कार्य करती है। विषयी की बुद्धि का सही अनुमान इसमें नहीं लग पाता है। चौथा है, यदि कोई विषय उस समय संवेगात्मक विकारों का आखेट बन जाए तो उसकी बुद्धि का ठीक अनुमान नहीं लग पाता है। चौथा है, सामूहिक परीक्षण में विषयी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण भी बुद्धि का मापन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये मैंने आपको बुद्धि परीक्षण का शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण और शाब्दिक सामूहिक परीक्षण दोनों की मैंने चर्चा की।